कोई भी जो पॉडकास्ट शूट होता है या वीडियो इंटरव्यू शूट होता है तो उसमें बैकग्राउंड में बहुत मेहनत होती है। और किरण जी जो थॉट लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, कोई भी कंपनी बंद होती है तो फाउंडर का लॉस सबसे कम है, शहर का लॉस ज्यादा है, सरकार का लॉस ज्यादा है, लोग जिनकी जॉब जा रही, बहुत सारे परिवारों का लॉस है। मुझे नाचने का शौक था और उनको नचाना आता था, वो वाला फील हो जाता है कि वो इन्वेस्टर को नचाने का शौक है, आपको नाचने का शौक है। हाँ, मैंने कहाँ कमी छोड़ी जो ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लग रहा है कि आज ना एक तो इस पॉडकास्ट में मजेदार चीजें ये हो रही हैं कि ना पता नहीं ऑटोमेटिकली जो चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा, वो एक टोल नाके पे जॉब करता था बंदा। आईफोन तो वो माँ बाप का खून पी के ले ही आते हैं। तो मुझे जब बुलाया गया तो मेरे लिए वो बहुत हार्ड मोमेंट था कि पहला व्यक्ति में वो बन पाया। नमस्कार हिमांशु जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किरण मिश्रा शो पर। दोस्तों, आज हम एक सोच से बात करने वाले हैं। मैंने सोच इसलिए बताया कि जिन शख्सियत से हम बात करने वाले हैं आज वो जिस मुकाम पर हैं वो उनकी सोच के कारण, उनकी अलग सोच के कारण। मैं बात कर रहा हूँ हिमांशु चतुर्वेदी जी की, जो कि मोशन जिलिटी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। मोशन जिलिटी एनिमेशन कंपनी है जो एनिमेशन पर काम करती है और आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। तो मैं स्वागत करता हूँ हिमांशु जी का अपने चैनल पर। नमस्कार हिमांशु जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हम शुरुआत करते हैं मोशन जिलिटी से ही जी। मोशन जिलिटी की शुरुआत कैसे हुई, आपके मन में ये एनिमेशन को लेकर क्यों ख्याल आया, आपने इसकी कब शुरुआत की? तो किरण जी, मोशन जिलिटी जो है वो एक एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी है। एनिमेशन के अंदर हम मोशन ग्राफिक्स पे काम करते हैं, तो वहीं से ये नाम जो मोशन जिलिटी आया है, मोशन ग्राफिक्स से। मोशन तो समझ में आ रहा है जी, जिलिटी को थोड़ा सा समझा। जिलिटी अजिलिटी से हमने लिया हुआ है। चपलता जी, चतुर आपके नाम में भी है। मेरा सरनेम जी, आपके सरनेम में भी वही है। और एक्चुअली में जैसे कंपनी का उपनाम है मोशन के बाद उपनाम वही उपनाम जिलिटी, वही है जिलिटी। वही दोनों का उपनाम मैच हो रहा है। जी जी, बताएं। तो ये कंपनी मैंने ऐसे देखा जाए तो 2015 में शुरू करी थी जी। और 2 साल तक मैं अकेले ही कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद में ये कंपनी जो है ये टीम बनी और आज इंदौर में जो इसका हेडक्वार्टर है वहां पर 110 लोगों की टीम है, बेंगलोर में करीब 25 लोगों की टीम है, गुड़गांव में हमारे पास 30 लोगों की टीम है और यूएस में भी हमारे पास 15 से 20 लोगों की टीम है। हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्टों का भी पूल है, वॉइस ओवर एक्टर्स जो रहते हैं वो इस टीम के अलावा है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मैं इस एनिमेशन जर्नी में आया। मैं यूपी में सैफई के पास एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे फादर फार्मर थे, मेरे दादाजी फार्मर थे। वो चाहते थे कि मैं एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा माहौल मिले मुझे, तो मुझे पढ़ने के लिए इंदौर भेज दिया गया। इंदौर जब मैं पढ़ने के लिए आया तो मेरा शुरू से आर्ट में ज़्यादा मन लगता था। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश मेरी वीक हुआ करती थी। और हिंदुस्तान के अंदर अगर आपके 3 सब्जेक्ट वीक हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वालों में नहीं है आप फिर। तो मुझे कभी काउंट ही नहीं करा जाता था पढ़ने वालों में। मेरी आर्ट्स अच्छी थी, गणित पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था मुझे साइंस पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का एक प्रोग्राम निकला है जिसमें 4 साल का कोर्स होता है एनिमेशन का। आप उसमें अगर दाखिला ले लेते हैं तो आपको आफ्टर 10 उसमें एडमिशन मिल जाएगा। वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। तो मैंने गर्मियों की छुट्टी में जी जान लगा दी कि कुछ भी हो जाए, ये मेरे लिए करो या मरो वाली बात हो गई थी कि एक तो मेरा मन चाहिए फील्ड में भी जाने को मिलेगा और जो मन को नहीं चाहता उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं ये सोच के उस चीज में घुस गया और मुझे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में लकी रहा। मैं प्रभु की कृपा रही कि मेरा एडमिशन हो गया और मैंने इस प्रकार से अपने एनिमेशन का 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, सेंटर उसका यहीं पर था और हम लोग 2 साल का प्रोग्राम बाहर भी जाकर करा। तो जब वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने जब काम करना शुरू करा तो मुझे भी जॉब लगी। मैं जॉब के लिए यूएस भी गया, मैं सिंगापुर भी गया, मैंने मुंबई में बहुत सारे स्टूडियो में काम किया, मैंने इंदौर में बहुत सारे स्टूडियोज में काम किया। ये मैं इंटर्नशिप कर रहा था जब मैं, और मुंबई में मैंने वीएफएक्स स्टूडियोज में काम किया और जिस चीज का मैंने स्पेशलाइज कोर्स किया था मोशन ग्राफिक का, वो मैंने बाहर ही जॉब पाया। उसका यहाँ पर जॉब नहीं था उस समय। मुझे इंदौर से एक मोह हो गया था और मैं चाहता था कि मेरे शहर में कुछ क्यों नहीं हो सकता, काश ये जॉब मेरे शहर में होती तो मुझे बाकी सब खुशी हो जाती। क्योंकि किसी दिन मैंने जॉब में अच्छा परफॉर्म किया और मेरी तारीफ करी जाती तो मैं उसे शेयर किससे करूं। तो मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर में जाकर ये इनिशिएटिव मैं लूं और कंपनी शुरू करूं। अब क्योंकि उस उम्र में मैं थोड़ा सा नादान था, मैंने ऐसा सोचा कि यार मैंने सुना हुआ था कि इंडिया में जॉब्स की बहुत नीड है, जॉब की बहुत कमी है, जॉब्स नहीं है। तो मैंने सोचा जैसे ही मैं कंपनी खोलूंगा तो ज्वाइन करने वालों की बाढ़ लग जाएगी। और मैं बड़ा ही एक्साइटेड होके इंदौर में आकर, मैंने तब कोवर्किंग नहीं चलते थे जी। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी जर्नी जब शुरू हुई तो मैं वो करने वाला पहला व्यक्ति हूँ।
जैसे ये को वर्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंदौर में लाने वाला मैं भी पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा। कैसे कि एक इंस्टीट्यूट चला करता था बापट चौराहे पे कंप्यूटर्स का, मैंने उनको एक आइडिया दिया कि यार आपके पास ना इतनी ज्यादा जगह है तो आप क्यों ना इसको छोटी छोटी जगहों में किराए पे दे दो। बोले कौन लेगा और क्या पर्पस, कैसे ये होगा। तो मैंने कहा आप मुझे थोड़ी दे दो। एक अकाउंट्स वाले थे मेरे पहचान के, वो भी इस तरीके से परेशान हो रहे थे, थोड़ी जगह आप उनको दे दो। इस प्रकार से मैंने उनको आइडिया दिया और ये आइडिया चल पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मैंने दूसरे को आइडिया दिया और वो इम्प्लीमेंट करा और वो चल पड़ा। तब उसको स्पेशल शब्द को वर्किंग नहीं मिला था, हम मल्टीपल लोग एक ही ऑफिस में बैठ रहे थे, कोई डेस्क लेके बैठ रहा था, कोई छोटा केबिन लेके बैठ रहा था। तो मैंने उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा एज ए फैकल्टी, क्योंकि मेरे पास देने को पैसे नहीं थे स्पेस के लिए, और मैंने बोला मैं बच्चे पढ़ा दूंगा, बदले में आप मुझे जो है थोड़ा सा शेयर्ड स्पेस दे दें और मैं यहाँ पर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने जॉब, अच्छी वाली जॉब छोड़ दी थी और मैंने अपना काम करना शुरू करा। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात रहती थी कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे बहुत सारा काम मिलेगा, और क्योंकि मैंने कंपनी खोली है तो लोग तो लाइन लाकर ज्वाइन करने के लिए रेडी आ जाएंगे। बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मैं जो अच्छा काम कर रहा था वो देखा किसने था। उस समय मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मेरी मम्मी हो सकता है संजीव कपूर से अच्छा खाना बनाती हो, बट मम्मी का खाना खाया कितने लोगों ने, मैंने अकेले ने, तो पता कैसे चलेगा। और दूसरा रही जॉब की बात, तो ना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास बाकी कोई चीजें हैं, तो कोई ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था। तो फिर मैंने एज ए, इसको आजकल फ्रीलांस कहते हैं, मैंने अपना करियर शुरू करा, मैंने काम करना शुरू करा। मैं सिर्फ शोरील बना रहा था 2 महीने तक, मेरे पास कोई काम नहीं था। जब मैं पढ़ाने लगा तो उस 2 महीने की ड्यूरेशन में एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ने के लिए आई, वो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आई थी, मैंने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कराई और उसकी एक जॉब लग जाती है इंदौर की कंपनी में। तो वो मुझे मिठाई खिलाने आती है। मैंने उसको बोला कि कभी भी तुम्हें कैसी भी मेरी जरूरत हो, तो मैंने उसे ऐसे ही बस बोलने के लिए बोल दिया था कि रात को 2 बजे भी मुझे फोन लगाओगी तो मैं उठा लूंगा। और उसके 4-5 दिन बाद उसका रात को 2 बजे मेरे पास फोन आया कि सर आपकी कुछ अर्जेंट नीड है और आप आ सकते हैं क्या। मैंने कहा कहाँ, मेरी ऑफिस शेखर सेंट्रल में, आप यहाँ आ जाइए। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग रात को काम कर रहे हैं, कंटेंट और ये सब सारा काम हो रहा है। मैंने इस टाइप का माहौल पहले देखा नहीं था, क्योंकि एनिमेशन स्टूडियोज में जिनमें मैंने काम किया था उनका काम करने का तरीका अलग था, कॉर्पोरेट का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये कंपनी विटी फीड थी जो उस समय इंदौर में बहुत ज्यादा छाई हुई थी, वायरल कंटेंट में, और वर्ल्ड में भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी। तो उन लोगों, इंदौर में एक मैच होने वाला, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो इंदौर में हो रहा था, तो उसकी स्पॉन्सरशिप ली हुई थी और वो लोगों को एक वीडियो बनाना था अपनी कंपनी को प्रमोट करते हुए, क्रिकेट के कैरेक्टर यूज करते हुए। तो उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो मुंबई की किसी कंपनी से बनाई थी जो कि फेल हो गई थी, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। और नेक्स्ट डे मैच था 5 बजे, तो उनको वीडियो चाहिए था और वो कंपनी भी हाथ खड़ी कर रही थी कि 2 दिन में हम कैसे बना के देंगे। उन्होंने जब कंपनी में डिस्कशन करा होगा, मेरी स्टूडेंट ने बोला कि मेरे सर बना देंगे, तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे पहला ब्रेक मिल गया। तो वो एक्सीडेंटल मुझे मिला था काम और मैं वहीं बैठ गया। तो मैं सिर्फ फ्रेश होने के लिए उठा था, उस दिन ब्रश भी नहीं करा और मैं कंटिन्यू काम कर रहा था। और वो वीडियो मैंने शाम को 3 बजे जाकर उनको दे पाई है। तब तक वो अपनी पुरानी वीडियो लेकर ही गए थे और फाइनली उन्होंने मुझे मैच का टिकट भी दिया। क्रिकेट मैच चल रहा था, लोग क्रिकेटरों के दीवाने थे, एड तो बहुत सारे चल रहे थे, बट जैसे ही वो वीडियो आई, वो फनी इंसिडेंस था विराट और रोहित और इन सब के बीच का, और जैसे वो वीडियो आई लोग देखने लग गए, हंसने लग गए, ताली बजाने लग गए। तो वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी कंपनी का टी शर्ट पहना हुआ था कैरेक्टरों ने, प्रमोशन हो रहा था, लोग वीडियो के कंटेंट से खुश थे। पर मैं इसलिए खुश था कि मेरे काम को सराहा जा रहा है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूं। और वहीं ये मेरा पहला ब्रेक हो गया, मैंने काम करना शुरू कर दिया और मेरे पास छोटे मोटे लोगो डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, अलग अलग तरीके के काम आने लग गए। क्योंकि मैं एनिमेशन वाला था, बट यहाँ एनिमेशन का काम नहीं था। मैं जो सोच लेकर आया था यहाँ पर, वो सोच बिल्कुल उल्टी जा रही थी। एक तो यहाँ मार्केट प्लेस नहीं था, एनिमेशन वीडियो खरीदने वाला कोई नहीं था, और दूसरा टीम भी नहीं था। मध्य प्रदेश में अभी भी 1-2 ही एनिमेशन कॉलेज हैं, तो एनिमेशन कॉलेज नहीं थे, तो इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत थी। तो मैं काम करता रहा और 2 साल बाद मैं उस प्रॉब्लम से निकल पाया, जो कि टीम कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे सस्टेन करी जाती है, इस चीज को पहला काम कब मिला, वो आपने अपना अनुभव बताया। क्या ये वही काम था जिससे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं कर लूंगा? इस काम में देखिए क्या होता है कि वैसे तो देखा जाए तो हर एक काम एक नए चैलेंज के साथ आता है जी, बट इस काम में हमने एक चीज लर्न कर ली थी। कोई भी कंपनी की ना एक यूएसपी होती है। जैसे हम आज पार्ले जी ब्रांड को देख रहे हैं, मैं ब्रेड को देखता हूँ, 5 रुपए की ब्रेड आती थी, 5 रुपए का पार्ले जी आता था। पार्ले जी आज भी 5 रुपए का आ रहा है, भले बिस्किट थोड़े कम हो गए, बट ब्रेड 40 रुपए की हो गई है।
तो उनकी यूएसपी है वो 5 रुपए। उसकी दम पे ना आज पार्ले जी इतना बड़ा ब्रांड है। और भी कंपनियों की डिफरेंट कंपनियों की यूएसपी होती है। तो मुझे मोशन जीलीटी की यूएसपी उसी दिन मिल गई थी कि मैं ना फास्ट डिलीवरी कर सकता हूँ, क्वालिटी भी मेंटेन कर सकता हूँ, ये मेरी यूएसपी है। और ये चीज जो मुझे ब्रेक और जो कहेंगे कि उससे जो लर्निंग मिल गई और मुझे जो कंपनी चलाने की राइट विजन मिल गया, वो उसी वीडियो से मिल गया था एक्चुअली। कि मैं अपने क्लाइंट को एक ही प्रॉमिस करता था कि कोई भी क्लाइंट मुझे बोलता था कि मैं आपको क्यों चूज करूं, तो मैं दूसरे कंपनी से फास्ट डिलीवरी दूंगा, हाई क्वालिटी दूंगा और अफोर्डेबल प्राइस में दूंगा। ये तीनों अभी तक मेंटेन किए हुए? अभी तक मेंटेन करे हुए हमने। लास्ट वाला भी आपने जैसा बताया शुरुआत में थोड़ी सी इस तरह की दिक्कत आई आपको इस मार्केट प्लेस को लेकर और सारी चीजें। शुरुआत की आपने, टीम के लिए भी कहा, टीम भी बनानी होती है जी। तो आपने जैसे नई शुरुआत की थी और जिस तरह से की थी आपने बताया, तो कोई स्किल्ड एम्प्लॉय आपको उस समय शायद ज्वाइन करना ना चाहता हो, स्टार्टअप है, शुरुआत कंपनी है, और अगर अनस्किल्ड है तो वो आपके लिए काम का नहीं। इस प्रॉब्लम को आपने कैसे? एक्चुअली में बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। किसी भी कंपनी की जान उसकी टीम होती है। हम जितना अच्छा टीम को हायर करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ज्यादा कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट सेटिस्फाइड होगा, उतनी ज्यादा आपकी कंपनी ग्रो करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक ड्रीम था उस समय जब मैंने कंपनी शुरू करी, तो मैंने सर्च करना शुरू करा कि यार हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी कहाँ है। तो जब मैंने सर्च करना शुरू करा गूगल पे, रेटिंग, सारी चीजें, रिव्यूज, सारा चीजें, जब मेरा आया रिजल्ट की बेंगलोर की फलानी कंपनी है जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है और सेकंड कंपनी दिल्ली में लोकेटेड है, तो मैंने ये ड्रीम एक भी बार नहीं पाला कि इंदौर से ना तीसरी कंपनी निकलेगी। मेरा यही था कि इंदौर से पहले नंबर की कंपनी निकलेगी। और वो पहले नंबर की कंपनी निकलेगी कैसे, तो उस समय इन दोनों का एक कॉमन क्लाइंट था जो सबसे हाई पेइंग क्लाइंट भी था। आज वो हमारा क्लाइंट है, वो एचडीएफसी था। और उस ड्यूरेशन में एचडीएफसी को लैंड कराने में मुझे 6 साल लग गए। उस ड्यूरेशन में मेरे पास एसबीआई भी आ चुका था, आईसीआईसी बैंक भी आ चुका था, मल्टीनेशनल ब्रांड में मेरे पास फाइजर था, एडनॉक था, पोर्शे था, मर्सिडीज था, पर मेरी जीत थी एचडीएफसी को क्लाइंट बनाना ही है, क्योंकि मैंने उसी के लिए काम करना शुरू करा। तो जब मैंने ये शुरुआत करते हूँ जैसे ही कंपनी की, मेरे पास छोटे मोटे काम आने लग गए थे, मैं अच्छी तरीके से चीजें करने लग गया था। बट एचडीएफसी को लैंड कराने के लिए जब मैंने पहले एम्प्लॉय को हायर किया, तो आपने जैसे बताया कि मुझे कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए। जब लोग पूछे सर हेल्थ इंश्योरेंस देंगे क्या, तो बोले कि यार अभी तो कंपनी का इंश्योरेंस नहीं, कितने दिन चलेगा, मेरा भी करवाना बाकी है। तो मैं आपको इंश्योरेंस कहाँ से दूंगा। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता था कि ये तो इंस्टीट्यूट में खुद ही जरा सी जगह लेके बैठा हुआ बंदा क्या काम करेगा। इंटरव्यू मेरा लिया जाता था एक्चुअली में, मैं किसी का इंटरव्यू नहीं ले रहा था। एक्चुअली में 2-3 दिन बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि इंटरव्यू तो मेरा हो रहा है कि यहाँ ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो जब एक बंदे ने मुझे ज्वाइन करने के लिए रेडी हुआ, पहला बंदा, इसको मैं निगेटिव में उसके लिए भी या किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जब पहले बंदे ने मुझे ज्वाइन करा तो मैंने उसका बैकग्राउंड चेक कराया कि ये बंदे ने मुझे ज्वाइन करने को रेडी कैसे है। तो उसने मेरे से एक्सपेक्टेशन भी पूछी। मैंने उसको बोला कि यार अपने को एचडीएफसी जैसे क्लाइंट को लैंड करवाना है। तो बोले कि सर आप ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखते। उसने मुझे बोला आप अपनी आसपास की चीजें तो देखो। बिल्कुल लगेगा उस समय, किसी को भी लगेगा। तो मैंने कहा यार जब ख्वाब देखेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। तो बोले चलो सर ठीक है करते हैं। उसने मेरे साथ एग्री करा। मैंने कहा ये इजीली इतना मान कैसे गया। तो मैंने जब उसका बैकग्राउंड चेक कराया तो पता चला कि 7-8 कंपनियां ने उससे परेशान होकर निकाला था। तो मेरे दिमाग में मैं रात भर सोचता रहा, मैं सोया नहीं कि यार ये भाई के साथ मैं कैसे एचडीएफसी को लैंड कराऊंगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो रही थी और मैं इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि यार मैं कैसे करूंगा अगर इस टाइप के लोग ही मुझे ज्वाइन करते रहेंगे। कि लोग आते थे, सीखते थे, मेरे पास चले जाते थे। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैंने उसका तरीका क्या निकाला किरण जी, कि उस समय इंदौर में नामी कंपनी कौन थी जो स्टार्टअप में, जैसे स्टार्टअप शब्द इतना नहीं चल रहा था बट जो ग्रो कर रहे थे। तो एक तो ये वीटी फीड थी और इसकी जैसी 2-3 कंपनियां और थी। आज वो उनके मालिक लोग मेरे दोस्त हैं और कोई को मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, किसी को मैं मेंटरशिप दिलवा रहा हूँ, किसी से मैं मेंटरशिप ले रहा हूँ। तो जब उन लोगों से हम साथ बैठते हैं, बातें होती है, तो मैं उनको वो इंसिडेंट्स बताता हूँ तो वो बोले कि यार हमको पता ही नहीं था। तो मैंने क्या करना शुरू करा, मैं ना उनके ऑफिस के बाहर खड़ा होने लग गया जहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू होते थे। और वो क्योंकि मेरी फील्ड के नहीं थे, ग्राफिक डिजाइनिंग के तो थे। मैं वहां जाके ना पूछता था तेरा सिलेक्शन हुआ क्या। बोले नहीं हुआ। किस बिहाम पे रिजेक्ट करा गया, तुम्हारा रिज्यूमे दिखाओगे क्या जरा। तो बोलेगा कि अच्छा ये पॉइंट पर रिजेक्ट करा गया। तो मैं क्योंकि मुझे पता था कि इनको बहुत सारी क्वालिटी चाहिए, मुझे इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, तो इस बंदे को हो सकता है मैं हायर कर लूं। तो मैं दूसरों की ऑफिस के बाहर खड़ा होने लग गया और ऐसे करके मैं मेरा पहला वो बंदा जो सच में कुछ कर सकता है मेरे लिए, उस बंदे को ढूंढ के लाया था। इंदौर से शुरुआत करके देश की नंबर 1 कंपनी बनाई हमने। एडनॉक के लिए एआई डिजाइनिंग मीरा करा था जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है।
तो जब वो काम देने आए, उसका हमारा दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पे कवरेज था पूरे ऑल इंडिया में। सीएम साहब ने हमको घर बुलाकर खुद सम्मानित किया, आईटी मंत्री रविशंकर जी ने हमें सम्मानित किया, एमएसएमई मंत्री ने हमें सम्मानित किया, क्लच से हमें बेस्ट कंपनी का रिव्यू आया, भास्कर ने हमें कवरेज दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवरेज दिया। मतलब एक बड़ी बात हो गई थी। डिज्नी के लिए हमने प्रोडक्शन करके दिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। और ये बड़ी बात का रीजन जो ये था वो यही था कि एडनॉक जैसी कंपनी, जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ऑयल शब्द जहाँ आ जाता है ना, और वो कंपनी आधा भारत को तेल सप्लाई कर रही है, आधा तेल की क्वांटिटी एडनॉक ही दे रही है जो अबू धाबी में है, और उसके पास पैसे की क्या कमी होगी। तो अगर उसको अपनी डिजाइनिंग का काम करवाना है तो सस्ते के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं भागेंगे। तो वो इंडिया क्यों आए, पहली बात तो ये है सेलेक्ट करने के लिए। और इंडिया आए तो इंडिया में 10 बड़े शहर हैं, इंदौर 11वां है। इंदौर की कंपनी को क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे काम का डंका वहां तक बच चुका था, उनके कानों तक हम वो बात पहुंचा पाए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वो हमको काम मिला, और उस काम से हमारे लाइफ में एक टर्न आया, और हम ऐसे बहुत सारे फिर मल्टीपल क्लाइंट्स को कैटर करते चले गए। तो वहां तक की जर्नी काफी हार्ड थी, काफी उतार चढ़ाव भरी हुई थी, बट पैशन, डेडिकेशन, हार्डवर्किंग और कभी हार ना मानना, सिर्फ एक चीज इसके कारण, कभी हार ना मानना, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये हम कर पाए। जैसा कि आपने भी बोला हार नहीं मानना, ये सिचुएशन, और ये सिचुएशन आती है, कभी लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा या नहीं हो पा रहा मुझसे, आपने नहीं हार मानी तो आज आप यहाँ हैं। पर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन जो बताना चाहें कि जब लगा कि बिल्कुल मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली में ये इंसिडेंस मेरे साथ 2 से 3 बार हुआ। अच्छा। एक बार नहीं। क्या होता है कि ना, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चलता है ना, क्या होता है कि एक 18 साल का व्यक्ति ना सबसे ज्यादा निडर होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां उसके अंदर एक डर पैदा करने लग जाती हैं। तो मैंने जब मेरी जर्नी शुरू करी थी, मैं 20 साल की उम्र थी, मैंने टारगेट बनाया था कि ना मैं 22 की उम्र में कार खरीदूंगा। मैं 21 में कार खरीद लाया था, तो मैं समय के पहले काम कर रहा था, और मुझे इस बात का एक हमेशा सोच रहती थी, डर नहीं, कि यार मैं जिस स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ, कभी ऐसा ना जाए कि मैं नीचे गिरूं, तब मैं क्या करूंगा। मैंने उस जगह से ऑफिस शुरू करी जहां पर मैं किराया नहीं दे सकता था, मैं किराया देने की क्षमता में आया। मैंने एक समय ऐसा आ गया कि वो उस केबिन में ट्रांसफर हो गए जिनका मैंने जगह ली थी, और उनकी पूरी जगह का यूज मैं कर रहा था, और वो छोटे से केबिन में बैठे हुए थे, क्योंकि उनको उतना ही जगह से काम हो रहा था, उन्होंने मल्टीपल लोगों को दी हुई थी। फिर मैंने खुद का एक ऑफिस बनाया, एक पेंट हाउस में, और फिर मैं इंदौर की टॉप बिल्डिंग प्रिंसेस बिजनेस स्काईलाइन में पहुंचा, और वहां पर मैंने करीब 20 से 25 लोगों की टीम बनाई। फिर उसके बाद मैंने इंदौर से बाहर निकला, मैंने बेंगलोर में जाके टीम बनाई, फिर मैं यूएस में जाके टीम बनाई, मैं यूएस गया, फिर मैंने गुड़गांव में टीम सेटअप करी, फिर मैंने इंदौर में फाइनली सोचा कि बड़ा सेटअप लगाया जाए, और मैंने काफी रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए तो मैंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर में लगा दिए, और मैंने ऑफिस लेकर बनाकर उसका मुहूर्त करा। और उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद आ जाता है कोविड, और जो बहुत स्पीड से रफ्तार जा रही थी, उससे बहुत सारा जो पैसा कमाया तो पूरा पैसा डाल दिया था। और क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था कि मैंने 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट्स किया हुआ था, जब मैंने कार खरीदी तो मेरे अकाउंट में 250 रुपए रह गए थे। जब मैंने नीचे वाली ऑफिस बनाई फर्स्ट फ्लोर की, जो 1000 स्क्वायर फीट की थी, तब मेरे अकाउंट में 100 रुपए रह गए थे, मैंने पूरे पैसे लगा दिए थे। और जब मैंने ऊपर वाली ऑफिस बनाई तो आपके अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए पड़े हो, और आपके अकाउंट को आप खाली कर दो, आपको लगता है आप फिर कमा लोगे। बट जैसे कोविड आया, और क्योंकि हम यूएस मार्केट डिपेंडेंट थे, यूएस में जस्ट कोविड पहले ही लॉकडाउन लग जाता था, उसके बाद इंडिया में वापस लॉकडाउन लगता था, तो लोग क्या लॉकडाउन 3 महीने का झेल रहे थे, और हम एक्चुअली में 9 महीने का लॉकडाउन झेल रहे थे। पहले सर्दियों में वहां लॉकडाउन लगता था तो हमारे पास काम नहीं था, फिर गर्मी में यहाँ लॉकडाउन लगता था तो हम काम कर नहीं पाते थे, और उसके बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्योंकि यूएस में क्रिसमस का मंथ रहता है तो काम वैसे ही स्लो हो जाता है, तो काम था ही नहीं। मतलब 9 महीने बैठ के सैलरी दे रहा था मैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब समझ जाएगी स्थिति, अब समझ जाएगी। तो 9 महीने सैलरी देने में पहले मैंने जेब से सैलरी दी, जो मेरी सेविंग्स, कंपनी की सेविंग्स थी। आने वाले 3 महीने कंपनी की सेविंग के बाद खुद की सेविंग से सैलरी दी, और उसके बाद फिर मैंने बैंक से लोन लेके सैलरी दी। 9 महीने बाद मुझे लगने लगा कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, अब कैसे चलाएंगे, अच्छा टाइम कैसे आएगा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लग गए, मतलब हर पल लगता था कि आज बंद कर दो, आज बंद कर दो, क्योंकि मेरी ऑफिस लीज पे थी, मैं खाली नहीं कर सकता था, तो मैं दूसरे किराएदार ढूंढने लग गया। किसी ने मुझे बोला कि ये जगह मनूस है, यहाँ पर पहले जो बैठा था उसके साथ भी समस्या हुई थी। किसी ने बोला कि यार तुमने हमारी बात नहीं मानी। मेरे जो रिलेटिव थे जो
पहले मुझसे ज्यादा नाराज रहते थे कि यार ये पढ़ता नहीं है, वो अब मुझसे ज्यादा नाराज थे कि यार ये बिना पढ़े इतना कुछ क्यों कर रहा है। तो वो लोगों की नाराजगी का भी समय आ गया, वो बोले क्या तुम्हें ज्यादा अंबानी बनने का शौक चढ़ा था तो अब भुगतो। और इस टाइप से बहुत सारी मतलब ताने और सारा प्रेशर, सारा तरफ से निगेटिव माहौल होने लग गया। ये कंपनी मैंने मेरी वाइफ कोमल के साथ शुरू करी, जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। तो इसके पहले क्या हुआ करता था, जब भी हम डाउन होते थे तो जब वो डाउन होती थी तो मैं उनको मोटिवेट करता था, मैं डाउन होता तो वो मुझे मोटिवेट करती थी। बट इस टाइम पे ना हमको मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं था। उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि हम दोनों ही ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि हमने अपना जीवन दांव पे लगा दिया था। और अब ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम से लेके सब कोलैप्स हो जाएगा, यही ड्रीम था, ये खत्म हो जाएगा। और जब क्या होता है, जब आप दुखों में पले बड़े हो और आपको सुख के दिन आ जाते हैं तो आपको ना ज्यादा दर्द होता है कि यार वापस उस सिचुएशन में ना पहुंच जाऊं। तो आपको हाइट मिल जाती है, कहते हैं ना कि अगर रोड पर चल रहे हैं गिरेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन हाइट से गिरेंगे तो दर्द होगा। वो वाली प्रॉब्लम ज्यादा, एक्चुअली में ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी कि यार वापस वही दिन आ जाएंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे। ये अंदर से काट रहा था। मतलब मैं कहूंगा कि सिर्फ सुसाइड को छोड़ दिया जाए, कि मेरे मन में सुसाइड का लेकर कभी ख्याल नहीं आया, बाकी सारे ख्याल आ गए कि मैं क्या कर लूं, ऐसा क्या ना कर लूं, मैं गांव शिफ्ट हो जाता हूं, मैं हिमालय पे चला जाऊं, मैं कहीं तो चला जाऊं। कैसे स्थितियां बदली? तो मैं इसको ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे घर में ना हम लोग थोड़ा सा भगवान और ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखते थे। मेरे फादर साहब भी, मेरे दादाजी भी, और मैं बचपन से हम लोग बजरंगबली की पूजा करते हुए आए। तो मुझे ना एक चीज समझ में आ रही थी कि क्योंकि मैंने सारे इलाज कर लिए थे, मैं ना पंडितों के पास भी गया, किसी ने बोला फलाने के पास चले जाओ। अच्छा, जब आप परेशान होते हो तो जो सजेशन बताता आप लोग यार ना करने से अच्छा कुछ सारे ट्राई किए जाते हैं, सारे ट्राई करे जाते हैं, ये सब तो किए ही जाते हैं, पंडितों के पास, तांत्रिक के पास और तो ये वाली चीजें भी ट्राई कर ली थी। मेंटरों के पास भी गए। अच्छा, मेंटरों के पास गए तो सब बोले कि यार ये बचने का समय है, बढ़ने का समय नहीं है आप। तो मैंने कहा यार बढ़ना तो क्या, तो बच ही नहीं पा रहे, ये वाली सिचुएशन है। तो उस वक्त फिलोसफी भी एक तो बहुत ज्यादा कांटे जैसी चुभती है, लगता है कोई पत्थर मार रहा है, तो वो ज्ञान और खा रहा था। तो मैंने खुद से ना सोचा कि यार मैं क्या करूं, ईश्वर की शरण में ही चलते। और मैंने ना सुंदरकांड जी का पाठ करना शुरू करा, और सुंदरकांड जी के पाठ में मुझे वो इंसिडेंस मिला जिससे मैं उस चीज से बहुत आसानी से रिवोक कर गया। और मैं उस चीज को शेयर भी करना चाहूंगा अपनी लैंग्वेज में भी और धर्म की लैंग्वेज में भी। बताइए। कि मैं सुंदरकांड जी जब पढ़ता था तो सीता माँ को रावण एक दिन अपनी चंद्रहास जो उसकी तलवार थी उसको लेकर डराने जाता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई सीते तो 1 महीने बाद मैं इसी तलवार से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। और सीता माँ बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है उसके जानने के बाद। और वो त्रिजटा जो उनके साथ में एक राक्षसनी रहती है जो काफी नेचर की अच्छी थी, वो उनको बोलती है कि चिता बना दो लकड़ी ढूंढ के और मैं जल के आज ही मर जाती हूँ, क्योंकि मैं 1 महीने वेट करके क्या करूंगी, और इसके हाथ से मरने से अच्छा मैं तेरे हाथ से मर जाऊं। तो त्रिजटा डिनाई कर देती है, क्योंकि वो क्यों चाहेगी, वो उनको एक बेटी की तरह मानती है कि नहीं ऐसा मत करो। तो वो तारों को देख के बोलती है कि तुम मेरे ऊपर अपना प्रकाश डाल दो, मैं उससे चली जाऊं। अशोक पेड़ को बोलती है कि मेरे शोकों को हर लो, तुम ही मेरे ऊपर गिर जाओ, मेरी कैसे भी मृत्यु हो जाए। वो पूरा समय यही सोच रही होती है कि ये मेरा आखिरी पल बन जाए, क्योंकि 1 महीने बाद तो मैं वैसे भी जाने वाली हूँ। बट उसी समय इंसिडेंट्स का अगर प्रोस्पेक्टिव व्यू देखे तो पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर बजरंगबली बैठे हुए हैं और वो पूरा सुन रहे हैं, और वो उसी क्षण के बाद जस्ट उनको मुद्रिका डालते हैं और उनको बताते हैं कि प्रभु राम उनको लेने आने वाले हैं। करेक्ट 1 महीने बाद उसी दिन रावण मरता है, ना कि सीता माँ। तो हम ख्यालों में अपने आप को इतना कोस देते हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं, जितना कि एक्चुअली में सिचुएशन होती ही नहीं है। हम ना उस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचने की दूसरों पे डिपेंड होने लग जाते हैं। एक थोड़ा सा दार्शनिक सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पे, जो आपने बात बताई कि ये हम खुद ऐसी स्थिति में अपने आप को डाल लेते हैं, कभी कभी इसमें ऐसा मजा भी आने लगता है। देखिए, एंटरप्रेन्योर की परिभाषा है वो क्या है, सिंपल सा। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है? एंटरप्रेन्योर जो है वो हवा से और पानी से विपरीत चलता है, बिजनेसमैन उसके साथ चलता है। जिधर हवा जा रही वो उधर जाएगा, जिधर पानी जा रही उधर जाएगा। अब आप विपरीत चलोगे तो फिर हवा के थपेड़े भी पड़ेंगे, आप गिरोगे भी, उड़ोगे, उठ के वापस खड़े होगे और वापस गिरोगे, बट मजा उसी में आता है जब आप तूफान के विपरीत चल के पहुंच जाते हो, तभी आप विनर कहलाते हो। नहीं तो बाकी दुनिया सब तूफान के साथ तो सभी बह रहे हैं। आपने जैसे एंटरप्रेन्योर का कहा और स्टार्टअप का भी आपने नाम लिया था, मैंने सुना है आप कम्युनिटी भी रन करते हैं। मैं एंटरप्रेन्योर रूफ नाम से एक कम्युनिटी रन करता हूँ। इसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स की छत, क्योंकि हम बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो वहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इस ऑफिस को, शनिवार इतवार को मेरी ऑफिस बंद रहती थी, सैटरडे वीकेंड्स। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया,
मैं क्योंकि व्यापारी बचपन से ही रहा हूँ, वो भी एक इंसिडेंट शेयर करूंगा मैं आपसे पहले, उसके बाद एंटरप्रेन्योर रूप पे आऊंगा। कि पहला व्यापार मैंने एक्चुअली में बचपन में जब मैं 7-8 साल का था तब शुरू करा था। और वो व्यापार क्या था कि मैंने एक दिन शेयर मार्केट पढ़ा अखबार में कि शेयर मार्केट में लोगों ने निवेश करा, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मैं छोटी उम्र में अखबार पढ़ रहा था, बस उतनी सी हेडलाइन बड़ी सी। नेक्स्ट डे में क्या पढ़ता हूँ कि लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे और वो डूब गए। तो मुझे समझ में कुछ लॉजिक ऐसा नहीं आया, मुझे ना शैतानी लॉजिक समझ में आया। मैंने क्या करा, वो दोनों पेपर छिपा के रख लिए और मैंने जो पहला वाला पेपर है अपने सारे दोस्तों को दिखाया कि यार शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुम लोग है ना बहुत कमाओगे, और सबसे 1-1 रुपए ले लिए। तब 1-1 रुपए पॉकेट मनी बड़ी चीज हुआ करती थी। और 10 से 11 बच्चों से मैंने ले लिए। वो 10 रुपए 11 रुपए इकट्ठे करने के बाद मैंने बढ़िया उनकी चाट वाट खाई, अपने लिए एक आध खिलौना खरीदा और टेंशन फ्री सो गया। वो आए अगले दिन वो पैसा दुगना मांगने की, दुगना मिलेगा। तो मैंने दूसरा वाला पेपर दिखा दिया उनको कि शेयर मार्केट में पैसे डूब गए, अब मैं क्या करूं इसका। तो वो बोले कि चलो ठीक है, निराश होकर चले गए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने घर जाके अपने माँ बाप से फिर बोला कि 1 रुपए दे दो। तो कुछ लोगों के माँ बाप तुरंत बोले कि यार कल ही तो दिए थे तुझे पैसे, कहाँ गए। तो बोले कि यार वो शेयर मार्केट में डूब गए। तो बोले शेयर मार्केट उस जमाने में, बोले हम नहीं लगा रहे हैं, तू कौन से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिया। शेयर मार्केट भी लोगों को कोविड में ही समझ में आया। तो उतना नहीं पता था। तो वो उन लोगों ने बोला क्या तुमको कैसे पता, उन्होंने पूरी कहानी घर पे बताई। तो वो समझ गए मेरी शैतानी। तो वो सब पेरेंट्स इकट्ठे 8-10 बच्चों के घर पर शिकायत लेकर आए। तो मेरे फादर बचपन में, उस समय के पिताजी लोग क्या बच्चे ज्यादा अभी जैसे पेम्पर नहीं किया करते थे, पिटाई कर देते थे। तो मेरी बहुत कुटाई होती थी, मैं शैतान बच्चा था। तो घर पर उस दिन पहला इंसिडेंट जब मेरी शिकायत आई, वो मेरी पिटाई नहीं हुई। तो उस दिन पहली बार जब मेरे पापा ने इंसिडेंट सुना तो मुझे लगा आज मेरी बहुत पिटाई होगी। तो मैं डंडा पहले ही लेकर आ गया कि पीट देना, लोग टाइम वेस्ट ना हो। और उस दिन उन्होंने डंडा रखकर मुझे गोद में बिठाया और मुझे बोला कि बेटा, व्यापारी के कस्टमर वापस आने से व्यापार होता है, तुमने उसको पहले दिन मार डाला। तुम कुछ के पैसे तो लौटाते, मैं बेईमानी करना नहीं सिखा रहा हूँ तुम्हें, बट व्यापार ऐसे होता है कि तुम कुछ के पैसे तो दुगने करके लौटाते तो तुम्हारे ऊपर विश्वास होता, वापस कोई इन्वेस्ट करता। अभी तुम्हारी बात पर कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ये बात उसी समझ में आ गई थी कि व्यापार कैसे होता है और क्या होता है, और चीजों का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो मेरी बचपन से दिमाग ऐसे चलता था कि मैं कमाने के बारे में सोचता रहता था। तो मेरे को वो चीज लग रही थी, शनिवार इतवार को मेरी ऑफिस कुछ किराया मैं फालतू भर रहा हूँ, ना तो मकान मालिक को यूटिलाइज कर पा रहा है, ना मैं कर पा रहा हूँ। तो क्यों ना ये ऑफिस में सबके लिए खोल दूं, पूरी इंदौर के लिए इसके द्वार खोल दूं। और मैंने ये कम्युनिटी शुरुआत करी, एंटरप्रेन्योर रूफ। यहाँ पर शनिवार को हम इवेंट करते हैं, हम मेंटर्स को लेकर आते हैं जो कि ना स्टार्टअप, जो अब अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं या बडिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, स्टार्टअप है, जिसको अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं उसको हमारी कम्युनिटी मेंबर बनाने के बाद उसके प्रोडक्ट को लॉन्च कराने में हेल्प कर दूंगा। टैप ऑन है, इंदौर का बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है। डीप रूट्स है, गिरिगांव मिल्क पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने अलग अलग लोगों को लॉन्चिंग इवेंट भी दिए हुए हैं। मेंटरशिप में नितिन सेठी जो इंडिगो के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं, अडानी डिजिटल लेव के फाउंडर हैं, इंडिगो की वीपी भी रहे हैं, नौकरी.com के वीपी रहे हैं, क्विकर की फाउंडिंग टीम में से रहे हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने मेंटरशिप सेशन लिए। प्रेस्टीज ग्रुप के ओनर सीईओ एक्स सीईओ राकेश जी, सिस्टेंगो की विनीता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर मेंटरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी क्योंकि इसी कॉज में जुड़ना चाहते हैं हम लोग। इसके अलावा एक इवेंट और करते हैं शनिवार को, तीसरे शनिवार को, हर शनिवार को इवेंट होता है। तो वो हम लोग साथ में स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, ताकि फाउंडर्स की आपस में बॉन्डिंग हो। और एक 4th इवेंट रहता है हमारा 4th सैटरडे को, जिसमें हम सिर्फ नेटवर्किंग कराते हैं। तो मेरा फोकस यही है, मेरा एक मानना था कि किसी भी स्टार्टअप का ना फ्यूनरल नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप का फ्यूनरल मतलब व्यक्ति नहीं, स्टार्टअप का वो उसकी डेथ होगी तभी तो फ्यूनरल होगा। तो मतलब मैं ये ऐसा क्यों फ्यूनरल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, शोक सभा। होता क्या है कि लोग ना, जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत तेज चला था इसलिए बंद हो गई, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा व्यक्ति था तो बंद हो गई। बट कोई भी कंपनी बंद होती है तो फाउंडर का लॉस सबसे कम है, शहर का लॉस ज्यादा है, सरकार का लॉस ज्यादा है, लोग जिनकी जॉब जा रही, बहुत सारे परिवारों का लॉस है, और ये बहुत गलत होता है। बड़े अच्छे विचार हैं। तो हमें इस चीज को रोकने का तरीका क्या है कि जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को पैसे की नीड हो। हमने फंडिंग भी करवाई है, कुछ वी फाउंडर सर्कल हमसे एसोसिएटेड है, और मोबिलिटी एंजल कनाडा से हमारे साथ एसोसिएटेड है, वेंचर कैटलिस्ट रवि रंजन भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो फंडिंग में भी हेल्प करते हैं। सरकार तो आजकल पूरी तरह से एसोसिएटेड, सांसद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फंडिंग की नीड है तो हम उसको फंडिंग दिलवा सकते हैं, अगर उसको फंड का क्लेश आ रहा है और उसके
कागज, उसकी जानकारी, उसका स्टार्टअप, उसका आइडिया सही है, वो एलिजिबल है तो उसको वो मिलना चाहिए। दूसरा अगर आता है कि उसको पैसे उसके पास हैं, मेंटरशिप नहीं चलाना कैसे, हो सकता है जिस चीज में 10 रुपए लगने वो 100 रुपए लगा रहा है, तो मेंटोर उसको गाइड करेगा तो वो उस चीज को सॉल्व कर पाएगा, और जिस जगह पहुंचने में उसको 1 साल लगे हो सकता है वो 6 महीने में पहुंच जाए। तीसरा हो सकता है उसके पास पैसा भी हो, फंडिंग ऑलरेडी है, मेंटोर भी है, उसके पास कस्टमर ही नहीं है। तो अगर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 370 प्लस लोग हैं, बेंगलोर, इंदौर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर, मैं ई चाय को भी ऑपरेट करता हूँ, उसका भी सिटी डायरेक्टर हूँ, तो उसके भी नेशनल इवेंट्स होते हैं, वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहता है। तो 370 कस्टमर तो हमारे पास पहले दिन है ना। अगर उसमें से 100 लोग भी मान जाते हैं, 100 लोगों को डिलीवरी देने में भी आपको 3 महीने लगेंगे। वो लोग अगर रोज डिलीवरी भी दे रहे होगा, आपका ऐसा प्रोडक्ट होगा, उस चीज से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और चौथा, जब शहर जुड़ के काम करता है, मिलके काम करता है, तो वही वाली बात है कि ये मुट्ठी को कोई नहीं खोल पाएगा और उंगली को कोई भी तोड़ देगा, तो वो वाली चीज भी है। तो ये मैंने शुरुआत करी, और जैसे कि मोशन जिलिटी में मैं वेरी प्राउडली कहता हूँ कि मोशन जिलिटी बनने के पहले 7 से 8 कंपनियां थी मोशन ग्राफिक की, आज 250 प्लस कंपनियां हैं, उसमें से 40-50 तो मेरे ही पुराने एम्प्लॉय हैं। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है, मोशन जिलिटी कहाँ है वो नहीं कि 250 और कंपनियां खुली, लोग इंस्पायर हुए, आज रोजगार दे पा रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर रूप बनने के बाद भी बहुत सारी कम्युनिटियां बनी। तो मैं जो भी करता हूँ मेरा फोकस ये रहता है कि लोग इससे इंस्पायर होकर यही करना शुरू कर दे, मुझे कंपटीशन दे, तो मजा आए। जैसा अभी आपने बताया कि अब आप स्टार्टअप को फंड में भी हेल्प कर रहे हैं, फंड दिलवाने में जी, आपके शुरुआती फंड की व्यवस्था कहाँ से हुई थी, कैसे हुआ था? ये भी बहुत अच्छा इंसिडेंस है। हमारे जो अभी सीएम साहब हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कल तक शायद आगे भी हो, अगर जीत जाए होना चाहिए। हाँ। वैसे हमें मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जी। बाकी क्योंकि मेरे लिए तो खैर उनका थोड़ा योगदान रहा, तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके साथ। मैं 12th में पढ़ रहा था, कोमल जो मेरी को फाउंडर हैं वो भी, और हम लोगों को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप मिली। कई बार सरकार की मदद ना बहुत सारी हेल्प कर देती है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हमारे पास चीजें नहीं है, हम कैसे करेंगे, बट हमारे पास वो 25,000 रुपए कोमल के पास थे, 25,000 रुपए मेरे पास थे, 10,000 की किस्तों में आए थे, और उससे ही हमने कंप्यूटर खरीदा था, और उस कंप्यूटर पे मैंने काम करना शुरू करा, शोरील बनाई, और वो काम को मैंने फेसबुक के माध्यम से उस जमाने में शेयर करना शुरू करा, उसको अप्रिशिएशन मिला, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं कर सकता हूँ। आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एनिमेशन का एजुकेशन शुरू कर दिया था, बट मेरे फादर का साफ कहना था कि मैंने सोचा था मैं बच जाऊंगा, पर मैं बचा नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो मैंने 12th मैथमेटिक्स से किया, ना पसंद होने के बाद, और बीएससी भी मैथमेटिक्स से करी। मैंने बीकॉम भी करा अलग से, क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट आने लग गया था और उसमें सब्जेक्ट था, और फिर मैंने दूसरी स्टडीज भी करी। तो वो स्कॉलरशिप ही मेरा पहला फंड बनी, जहां से मैंने कंपनी की शुरुआत करी, लैपटॉप खरीदा, और वो लैपटॉप आज भी मेरे पास है, जिससे मैंने कंपनी बनाई। और इस पूरे ड्यूरेशन में मैं अपने सारे व्यूअरों को कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में एंजल इन्वेस्टर, वीसी या किसी भी इन्वेस्टर की नीड होती नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो है वो इस चीज का काम करती है कि आप कितना और फास्ट कंपनी को ग्रो कर सकें, बट उतना ही ज्यादा आपके लिए प्रेशर भी बनता है, टेंशन भी होती है, खुल के काम करने की आजादी चली जाती है। और आपको एक बादशाह का गाना है कि मुझे नाचने का शौक था और उनको नचाना आता था, वो वाला फील हो जाता है कि वो इन्वेस्टर को नचाने का शौक है, आपको नाचने का शौक है। तो ये इस प्रकार से हो जाता है कि इतना आसान नहीं रहता। लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो मेरी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके टाइम को बस थोड़ा कम कर देता है, आपकी साइमल्टेनियसली ग्रोथ होने लग जाती है XYZ में। इसके बजाय आप एक चीज और कर सकते हैं, फंडिंग लगनी है, मैं इस चीज पे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप क्यों ना क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर ले। मैंने एक कंपनी के साथ शुरू काम करा अमेरिका की, तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे, हम लोग एनिमेशन करने वाले थे, और प्रोडक्शन का पूरा हम देखने वाले थे, और हमने इसमें साथ में काम शुरू करा। वो इसको बेचने के लिए निकल गए, बनाने के बाद हमारी पूरी मेहनत थी, उनको बेचना था, और वो काफी समय तक उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढते रहे। फाइनली उनको एक दिन इन्वेस्टर मिल जाता है जो उसको आगे कंटिन्यू करने वाला है, और वो इन्वेस्टर था डिज्नी, और डिज्नी ने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, और हमने उसका प्रोडक्शन करा हुआ था, हमने और आगे प्रोडक्शन करा, उनको अच्छी खासी कीमत मिली, हमको अच्छी खासी कीमत मिली, और वहीं से मैंने वो अपना जो पहला ब्रेक है ऑफिस का, कि यार वो हजारों की बात हो रही थी, वो करोड़ों तक कैसे पहुंच गई, तो वहीं से शुरू हुई कि वो पेपर में छप गया, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हमारा प्रोडक्ट डिज्नी ले सकता है, हम डिज्नी के लिए काम कर सकते हैं, हम किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बट इन्वेस्टमेंट के
बहुत सारे तरीके हैं, जी। सिर्फ किसी से पैसा लेने ही नहीं है। हम्म। आप अपनी सेविंग से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप अपने हार्डवर्क से भी कर सकते हैं, आप अपने लिए अच्छे अच्छे क्लाइंट ढूंढ के भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कंपनी को सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रो करना ही सब कुछ नहीं है, सस्टेनेबल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमांशु जी, जब मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, मैंने आपका स्टेटस देखा, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रक्शन। मुझे लग रहा है कि आज ना एक तो इस पॉडकास्ट में मजेदार चीजें ये हो रही हैं कि ना पता नहीं ऑटोमेटिकली जो चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी थॉट शायद मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये ना ये कहीं से कोई चुराई हुई थॉट नहीं है जी, या किसी की फॉलो करी हुई थॉट नहीं है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रक्शन। मैं इसी में बिलीव करता हूँ और इसी को जीता हूँ और सब लोगों को इसी को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता हूँ। हिंदी में इसका मतलब होता है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ कौन है? आप। मैं इस चीज को फॉलो करके चलता हूँ। काम में भी अगर मैं काम करता हूँ और किसी क्लाइंट की सही डिलीवरी नहीं होती है, मैं टीम पे कभी इस चीज को लेकर नाराज नहीं हूँ, सामने उनके ही नाराज हूँ, उनको बोलूंगा यार तुमने ढंग से काम नहीं किया, बट उस चीज पे काम करना खुद के ऊपर शुरू करता हूँ कि कैसे मुझे इनको ट्रेनिंग देंगे। हाँ, मैंने कहाँ कमी छोड़ी जो ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है। मैं समझा इस चीज को कि हम अगर किसी भी गलती पे या जो हम जो अचीव नहीं कर पाए या कहीं कुछ गलत होता है, डीप एनालिसिस करेंगे तो हम अपनी गलती मिल जाएगी। ऐसी कोई खास एक या दो आदत आपकी जिसमें आपको इस सफलता में जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया हो? मेरी एक हैबिट है जो ऑटोमेटिक आई, मैंने बनाई नहीं है। मैं ना सुबह अपनी गलतियों के ऊपर बहुत सोचता हूँ जी। और रात को सोते वक्त मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोता हूँ और सिर्फ अपने ड्रीम हॉलीडेज के बारे में सोचता हूँ कि इस साल कहाँ कहाँ घूमने जाना है और उन पर क्या क्या करने वाला हूँ वो सोचता हूँ और बढ़िया चैन की नींद लेता हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे पता है रात को मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो करना है दिन में ही करना है। ये मुझे एक बहुत अच्छा विचार लगा, क्योंकि अभी तक हम जो सुनते आए हैं, सुना है कि दिन भर का एनालिसिस रात को करो तो वो करने में हम रात भी बिगाड़ देंगे, हमारी नींद बिगाड़ देंगे और उस पर कर कुछ नहीं पाएंगे। कुछ नहीं होना है। सुबह उठते कर लें तो दिन सुधर जाएगा, दिन सुधर, और रात में नहीं सोचेंगे रात भी सुधर जाएगी। अभी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लोग, जो फ्रेशर हैं, आपकी बात सुन के भी या कहीं और से इंस्पिरेशन लेके, उनके लिए कोई खास सलाह? मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको बताना चाहूंगा। मेरे पास 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं, एक जो मेरे वहाँ वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा, वो एक टोल नाके पे जॉब करता था बंदा, और जो अभी सीनियर मैनेजर है एनिमेशन का, वो भट्टे पे काम करता था। ये दोनों बच्चे एनिमेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने की एलिजिबल नहीं थे। वो टोल नाके वाले ने जैसे तैसे कर्जा लेके एनिमेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और पढ़ा, थोड़ा समय डिग्री करी उसने, बट मेरे पास ऐसे इंटर्न आ गया था और दूसरा बच्चा तो काबिल ही नहीं था। फिर उसके बाद मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जो भी इंस्पायर होकर एनिमेशन करना चाहते हैं या उस फील्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं, मेरे से या किसी से भी इंस्पायर होकर कर रहे हैं। मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। आप मन में ये बिल्कुल ख्याल मत लाइए कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप आ जाएगा, हम बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे, ये बिल्कुल स्कोप नहीं आएगा। पैसे पर कुछ समय फोकस मत कीजिए। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है कि मेरा प्लेसमेंट ना 8 करोड़ का हो जाए, क्योंकि न्यूज पेपर वालों ने, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, इसने इतना दबाव बना दिया बच्चों के ऊपर कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी जॉब लगते ही मैं होंडा सिटी ले आऊं, उसके बाद 2 साल बाद मर्सिडीज ले आऊं, आईफोन तो वो माँ बाप का खून पी के ले ही आते हैं और ऐसी सारी चीजें ऑलरेडी। तो वो इतनी ज्यादा अपने ऊपर भी और चीजों के ऊपर दबाव मत बनाओ। मेरा कहना है ना, आप इस तरह के शौक पालो, शौक पालने ही है। सस्ते में ना आप देश घूमो, लर्निंग लो, पूरा फोकस शुरुआत में कॉलेज के ड्यूरेशन में आप लर्निंग पे लगाओ। शुरुआत की 2-3 साल की जॉब में भी आप लर्न करो, मत भागो करोड़ों के पीछे, ना करोड़ मिलने वाले हैं। जिस चीज के पीछे ज्यादा भागोगे वो बिल्कुल भाव नहीं देगी, क्योंकि जिसके पीछे आप भागोगे वो आपके पीछे नहीं है। मैंने काफी सारी बातें की, काफी पूछा आपसे, काफी अच्छी जानकारी मिली मुझे। और मुझे पहले लग रहा था कि एक एनिमेशन कंपनी के फाउंडर CEO आएंगे तो बिजनेस के बारे में बात होगी बहुत सारी और बड़ी बड़ी बातें होंगी, फंड, स्टार्टअप वगैरह, लेकिन आपने काफ़ी ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करी, काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करी, वो भी की हमने, साथ में ये भी हूँ, बहुत अच्छा लगा। एक सवाल जो मैं सभी से पूछता हूँ कि अगर मुझसे कुछ छूट जाए, आप अगर आज मेरी जगह होते और आपके सामने हिमांशु चतुर्वेदी जी बैठे होते, आप उनसे ऐसा कोई सवाल करते जो मुझसे छूट गया हो? मैं एक सवाल ये करना चाहता कि क्या वो चीज़ है, जैसे आपने जो मेरे से सवाल पूछा था कि आपको डीमोटिवेशन वाला जो पॉइंट मिला था कि इस कारण से मैं डीमोटिवेटेड हो गया और फिर मैंने क्या करा, क्या ऐसा पॉइंट है जिससे आप मोटिवेटेड हो? मोटिवेशन क्या देता है? तो मैं ये चीज पे कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब मैंने ये भी बोल दिया कि यार आप पैसे के पीछे मत भागो, मैंने ये बोल दिया कि ना आप 16 घंटे काम करो, मैंने ये बोल दिया कि ना आप सवेरे अपने आप को कोसो भी सही कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो, और इस थॉट को भी फॉलो कर लो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रैक्शन।
ये सब तो आपने बोल दिया जो मैंने बोल दिया। बोले यार इतना ही मानता नहीं बन जाऊंगा, करूंगा कैसे ये सब चीज, क्या जो मोटिवेट कर रही है सबको करने के लिए। तो वो चीज ये है कि ना जब आपको छोटे छोटे मोमेंट पे, जब वो अवार्ड के रूप में हो सकता है, वो रिकॉग्निशन के मोड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको ना काम करने के लिए प्रेरित करता है। और साल के गोल बनाइए। मैंने ना ऐसे साल के गोल बनाए थे कि जब 2015 में मैंने कंपनी शुरू करी, तो अक्टूबर में शुरू करी थी, तो 16 तुरंत आ गया कि 16 के अंदर मुझे ब्रेक इवन पर पहुंचना है, कंपनी लॉस में नहीं होना चाहिए। 17 में मैंने गोल बनाया है कि मेरी कंपनी इंदौर में सबसे ज्यादा एनिमेशन की नामी कंपनी होना चाहिए, काम की क्वालिटी से और टीम के साइज से। मैं नामी बना पाया, टीम का साइज नहीं खड़ा कर पाया। 18 में मैंने गोल बनाया कि सेंट्रल इंडिया में मेरी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी होना चाहिए, वो मैं बना पाया। 19 में मैंने गोल बनाया भारत में मेरी सबसे बड़ी कंपनी होना चाहिए एनिमेशन एक्सप्लेनर वीडियो कैटेगरी में, तो मैंने वो भी बना पाया। मैं नाम के वाइज में, क्लाइंट के वाइज में, टर्नओवर के वाइज में, नंबर ऑफ पीपल के वाइज में और अलग अलग जगह ऑपरेशन। 20 में मैंने बनाया कि मैं विश्व में नंबर 1 कंपनी बनूंगा। 1 महीने मई तक में था, पूरे महीने था, बट विदेशी कंपनियां, विदेशी मोनोपोली, तो हम टॉप 3 में आ गए। फ्लोट होते रहते हैं, बट वो मैं कर पाया। मुझे अलग अलग लोगों द्वारा अवार्ड दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जी से लेके सब। बट मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड या मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रेरणा का स्रोत है, जो मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, कि बंबई में एनिमेशन का एक इवेंट होता है, किड्स एनिमेशन एंड मोर। तो काम समिट जो अभी एनिमेशन एंड मोर के नाम से सिर्फ होने लग गया है, वो बहुत बड़ा इवेंट है। 5000 प्लस की ऑडियंस आती है और उसमें सारे एनिमेशन वाले इकट्ठे होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ मध्य भारत, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत, जिसमें यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब आ गए। इस स्टेट से कोई गया एज ए स्पीकर बोलने के लिए कि एनिमेशन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। उन लोगों स्टूडेंट्स के बीच में बोलने नहीं, वो लोग जो सालों से एनिमेशन इंडस्ट्री में, उनको दिशा देने के लिए। तो मुझे जब बुलाया गया तो मेरे लिए वो बहुत हार्ड मोमेंट था कि पहला व्यक्ति में वो बन पाया। नहीं तो अभी तक बेंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद 4 सिटी में ही कैसेट घूम रही थी, 5वीं सिटी नहीं हो पा रही थी। बट इंदौर हमारा स्वच्छता में नंबर 1 बना, आईटी में नंबर 1 बन रहा है, स्टार्टअप में नंबर 1 बन जाएगा, एनिमेशन में भी नंबर 1 बनेगा। और यही चीज मुझे मोटिवेट करती है, और यही चीज मैं डिस्कस करके बताना चाहूंगा कि वो मोटिवेशन के पॉइंट ढूंढिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, तभी ये बाकी के जो पॉइंट है ना कि हार्ड वर्क करो और सारी चीजें करो, ये पॉसिबल हो पाएंगे। ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी जानकारियां मिली। अंत में मैं जो पूछता हूँ, आपका अनुभव किरण मिश्रा शो पर कुछ बताना चाहें, दर्शकों को कुछ बोलना चाहें किरण मिश्रा शो के लिए। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस शो को देखते रहें, क्योंकि कोई भी जो पॉडकास्ट शूट होता है या वीडियो इंटरव्यू शूट होता है, तो उसमें बैकग्राउंड में बहुत मेहनत होती है। और किरण जी जो थॉट लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। जब उन्होंने पहली मुझे मुलाकात करी तो उन्होंने बोला कि हिंदी में शूट करेंगे पूरा, और दर्शकों से रियल बातें करेंगे, कुछ भी ख्याली बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातों पे डिस्कशन करेंगे। और वही बातें सब मैं लेकर आया यहाँ पर, इसलिए आप बने रहें शो के साथ और देखते रहें। थैंक यू हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों को भी बता दूं कि आज जो हिमांशु जी ने समय दिया, जनरली आमतौर पर अब के समय में ऐसे दिन कोई समय दे नहीं पाता। आज सर की वाइफ का बर्थडे है, फिर भी उन्होंने समय निकाला, पहले तय हो गया था हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। थैंक यू किरण जी।